सर बहुत बड़ा मामला है। बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है। जो अच्छी किताबें हैं वो नहीं मिल पा रही है। सरकार को नुकसान हो रहा है। कितनी किताबें छपनी होती है उसमें कम छपती है। कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। मुद्रकों को नुकसान है, लेबर को नुकसान है, भारत सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है। और मीडिया से बचने का क्या मामला है कुछ ये तो बताएं सर। आप इतनी दूर आए हैं, भारत सरकार ने आपको भेजा है, कुछ जिम्मेदारी से भेजा हुआ। जिम्मेदारी तो अपनी बताइए सर। आप विजिलेंस ऑफिसर हैं, छोटा मोटा नहीं है आपका। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सोम सहोता और आप देख रहे हैं पावर ऑफ वर्ड्स A1 पंजाबी टीवी। बात करते हैं मेरठ की। दोस्तों, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी की पूरी ज़िंदगी समा जाती है। एजुकेशन लेने के लिए हम पता नहीं कितनी किताबें पढ़ते हैं, कहीं से रेफरेंस लेते हैं, कभी कहीं से भी रेफरेंस लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मेरठ में एक ऐसा गोदाम है, यहाँ NCERT की नकली किताबें छप रही है और बहुत ही ज़ोरों शोरों से छप रही है। वो किताबें जिसको पढ़कर IPS ऑफिसर बनते हैं हमारे बच्चे और PCS ऑफिसर बनते हैं, और PCS और IAS ऑफिसर बनने के बाद वो बच्चे हमारे देश की, हमारे समाज की सेवा करते हैं। लेकिन एजुकेशन के नाम पर किस तरह का धोखा और किस तरह की डुप्लीकेसी हो रही है, ये बताने के लिए मेरे साथ दिल्ली ब्यूरो मुकेश चौधरी जी जुड़ चुके हैं। उनसे अपडेट लेते हैं। चौधरी साहब, इस खबर को लेकर क्या है जानकारी आपके पास? जी सोम जी, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि हमारे यहाँ आए दिन अभी देखिए कुछ ही समय पर यानी 2-4 दिन पहले एक निजी चैनल ने ये भी दिखाया था कि NCERT की किताबों में कुछ इतिहास के पन्नों में छेड़छाड़ का मामला उठा था जी। तो उसी को देखते हुए हमारे यहाँ से IAS IPS जैसे अधिकारी बनते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पायरेसी की किताबें जो धंधा चल रहा है मेरठ के अंदर, यानी जो प्रतापपुर है मेरठ के अंदर, वहाँ पर ये एक ऐसा गोदाम है जहाँ पर करोड़ों रुपए की ये किताबें मिली हैं, और इसकी पुष्टि NCERT के उन अधिकारी ने की है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। उसमें विजिलेंस अधिकारी थे और उनके जो उत्पादन अधिकारी हैं वे भी आए थे, जिन्होंने ये माना कि इसके अंदर बहुत बड़ी गलती हो रही है यहाँ पर, और बहुत बड़े पैमाने पर जो ये कार्य किया जा रहा है वो पूरे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यानी कि जो सरकारी रेवेन्यू है जो NCERT को जाना चाहिए, वो सरकार को ना जाकर एक प्राइवेट निजी किसी जो कह सकते हो नेता है वहाँ के ऊंची पोस्ट रखते हैं उनकी जेब में जा रहा है। चौधरी साहब, अगर हम बात करें तो ये पता चल पाया है कि इस धंधे में कौन कौन लोग लिप्त हैं? जी, अभी तक जानकारी के मुताबिक अब ये पता लगा है कि भाजपा के कोई नेता है जो इनका नाम संजीव गुप्ता जी। लेकिन वे अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जो वहाँ पे गिरफ्तारी हुई है वे वहाँ के कारीगर हैं, जो छोटे मोटे लोग होते हैं जो आसपास के लोगों से काम करने के लिए आते हैं, वे लोग हैं। पुलिस ने उन्हीं को गिरफ्तार किया है और उन्हीं के ऊपर ही शायद मुकदमा भी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। जी, किसी ऑफिसर से जो इंक्वायरी करने आए थे, जो इसकी छानबीन करने आए थे, उनसे कोई बातचीत करने का मौका मिला? क्या आपको किसी ने ठोस जवाब दिया कि क्या कार्रवाई करेंगे इस पूरे गोरख धंधे पर? जी बिल्कुल, हमने उनसे सवाल जवाब किए थे। जो मिश्रा जी थे, एक आपके विजिलेंस ऑफिसर हैं, उनसे हमने बराबर बातचीत की, लेकिन उन्होंने हर चीज से पल्ला झाड़ते रहे। हमने उनको बहुत कहा कि सर आप एक हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं हमारी संस्था के अंदर, देश की संस्था के अंदर, हमारी भारत सरकार ने बहुत बड़ा आपको एक चार्ज दे रखा है, जिम्मेदार बना रखा है, आप उसको अवहेलना नहीं कर सकते। आप हमें कुछ जानकारी बताइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने पैमाने पर हो रहा है और कब से हो रहा है, और इसमें जो लगाया गया पेपर है वो NCERT का ही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि NCERT का पेपर मुहैया कहाँ से हुआ, जबकि ये पेपर दो ही जगह हो सकता है, या तो NCERT संस्था के पास या वो मुद्रक के पास जिसको ये अथॉरिटी मिली हो छापने की, और अगर तीसरा कोई है तो वो मिल जो इसको बनाती है। अभी बीच की कौन सी कड़ी है जो इस पेपर को मार्केट में अवेलेबल करवा कर और ये सारी पायरेसी करवा रही है, ये बहुत ही दयनीय गंभीर बात है। लेकिन जो दिल्ली से ऑफिसर गए थे चौधरी साहब, वो तो बात ही नहीं कर रहे थे, वो तो अपनी कुर्सी छोड़कर बाहर निकल गए थे। ऐसा क्या आपने पूछ लिया उनसे? जी, हमारा और हमारे साथ जितनी भी मीडिया थी, हम लोगों ने सब यही सवाल किए थे कि सर हमें ये पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं कि ये क्या मामला है, इतने बड़े पैमाने पर ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रिंटिंग की सामग्री कहाँ से आ रही है,
कल को फिर सवाल खड़े होते हैं सरकार के ऊपर कि इसके अंदर पायरेसी है, कि एनसीईआरटी किताबों के अंदर जो ये कुछ गलत छपा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सीधे तौर पे एनसीईआरटी ही जिम्मेदार मानी जाएगी, जबकि एनसीईआरटी स्वयं में नहीं छाप रही है, ये पायरेसी की जा रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो पायरेसी वाले हैं इनकी बहुत बड़ी पहुंच है, और हो ना हो अगर सीबीआई जांच हो तो इसके अंदर जरूर इसके तार एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ न कुछ मिल सकते हैं, क्योंकि पेपर को पहुंचाने में, पेपर की खरीद फरोख्त में एनसीईआरटी संस्था में और जो भी जॉब दिए जाते हैं प्रिंटिंग के लिए उसमें केवल उत्पादन अधिकारी ही इन्वॉल्वमेंट होता है, जो टेक्निकल ऑफिसर होता है। और वो भी साथ थे, उससे भी हमने सवाल किया कि मिस्टर अरुण जी हमें जानकारी दिलाएं कि क्या है मामला। अरुण जी ने बिल्कुल चुप्पी साधे रखी और कुछ नहीं बोले हमारे कैमरे पे। जी चौधरी साहब, ये कब से चल रहा है गोरख धंधा, जो मतलब एनसीईआरटी की बुक्स है जिसको पढ़कर हमारे बच्चे ऑफिसर बनते हैं, अगर उसी के साथ ही खिलवाड़ हो रहा हो तो आने वाले दिनों में हम अपने देश के भविष्य की कैसे बात कर सकते हैं? ये कब से गोरख धंधा है, वो कब से चल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि अगर हमारे देश के अंदर जब तक ये खिलवाड़ होता रहेगा, एनसीईआरटी गलत किताबें छपती रहेंगी, तो बच्चे ना तो परीक्षा में पास हो पाएंगे, क्योंकि जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अलग से, और इसमें कुछ गलत छिपा होगा तो उसका कैसे सही जवाब दिया जाएगा। तो आईएएस और आईपीएस जो जितने भी अधिकारी बनते हैं, ब्यूरोक्रेट में आते हैं, अगर किसी कारण एक नंबर से रह जाते हैं तो उसका खामियाजा कौन भरतेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और चौधरी साहब, जाते जाते अब तक की क्या अपडेट है? आपने न्यूज़ की और उसके बाद टेलीकास्ट भी हुई है, इससे पहले भी हुई थी, क्या अपडेट है? क्या ये गोरख धंधा वहाँ सील हो चुका है, यहाँ ये सब कुछ हो रहा था, या उसी तरह बरकरार है? जी देखिए, हमारे यहाँ पे रहने तक जब तक कार्रवाई चल रही थी, एसटीएफ की जो टीम थी वो थी, लोकल थाना पुलिस थी, विजिलेंस अधिकारी थे, एनसीईआरटी के टेक्निकल अधिकारी थे, एनसीईआरटी संस्था के, यानी कुल मिलाकर के तीनों टीमें ऐसी लगी की मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रही थी। उनसे हमने जानना चाहा था इसको क्या बोले, इस कार्रवाई के हम इनको सील करेंगे और जो भी कार्रवाई अदालत के अंदर दाखिल की जाएगी। लेकिन फिर भी ये बात तो कहीं ना कहीं है ना जी, इतना बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई चल रही थी, ये क्यों चल रही थी, विजिलेंस टीम आखिर करती क्या है। और जब सवाल खड़ा होता है, अगर लोकल पुलिस की बात करते हैं हम, तो लोकल पुलिस के पास ये कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर सके, क्योंकि किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के पास कार्य करने के लिए डिक्लेरेशन होता है जो कि सूचना अधिकार देता है, सूचना केंद्र होता है वो देता है डिक्लेरेशन। तो ये बहुत सी टेक्निकल बातें हैं जिनको सिर्फ एनसीईआरटी के जो टेक्निकल अधिकारी वो चेक कर सकते हैं। जी चौधरी साहब, ये जो गोदाम है शहर के अंदर है या शहर के बाहर है? जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहर के अंदर नहीं है, ये शहर के बाहर है, और गांव के जो खेत खलियान होते हैं उसमें बनाया हुआ था, जिसके ऊपर जल्दी किसी की निगाह भी नहीं पड़ती। और जो सड़क है, मुख्य सड़क है, उस सड़क से भी करीब 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर जाकर के थी ये सड़क। जी और चौधरी साहब, अगर जाते जाते एक बात बताएं कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो ये लोग कैसे सप्लाई करते थे? क्या आगे इसने एजेंट रखे थे? मैं पिक्चर देख रहा हूँ टीवी स्क्रीन पर, कुछ लोग पकड़े हुए हैं, बिठाए हुए हैं नीचे। वो कौन लोग हैं? क्या जिस इसको चलाने वाला वो आपके सामने आया जो अभी तक वो फरार है? जी सोम जी, आप जो कह रहे हैं सवाल बहुत बड़ा है। ये जो चलाने वाले हैं संजीव गुप्ता, वो तो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, क्योंकि वो ऊंचे रसूख वाले हैं और ऊंची पहुंच वाले हैं, वो शायद मौके पे भी नहीं आते होंगे। जो गिरफ्तार लोग हैं वे वहाँ के कारीगर हैं, कामगार हैं, काम करने वाले हैं। लेकिन इसमें देखेंगे आप, हमारे को कुछ पुलिस टीम ने, वहाँ की जो टीम थी उन्होंने दिखाया तो चेक बरामद करवाए हैं। तो ये चेक हमको लगता है शायद उन्हीं के होंगे जिनसे ये डिलीवरी होती है बुक, और उसको पैसे परचेज किए जाते हैं। यानी कि जो पैसा लिया जाएगा उनको किताबें दी जाएंगी, सप्लाई करी जाएगी, तो उन्हीं की किताबें हैं, किताबें सप्लाई करने का जो गोरख धंधा चल रहा है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, सीबीआई जब तक जांच नहीं करेगी, जब तक पता नहीं लग सकता कि इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्वमेंट है। खाली अकेले संजीव गुप्ता नहीं हो सकते हैं, इसके अंदर वो बुक सेलर भी है जो इनसे बुक पायरेसी के लिए छपवाते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए इस कार्य को करवाते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने पूरी जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, बता देना चाहता हूं कि मेरठ में एक ऐसा गोदाम है यहां एनसीईआरटी की नकली किताबें छप रही है और बहुत ही ज़ोरों शोरों से छप रही है। और बड़ी बात यह है कि ये किताबों का जो कागज़ है वो एनसीईआरटी का कागज़ है,
वो कौन सप्लाई करता है, कौन कौन लोग ने इसके साथ इसको पूरी मतलब रन करने में किन किन का सहयोग मिल रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। खैर इन्होंने बात की है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये रैकेट जो है ये सब कुछ बता देगा कि असल में इस पिक्चर के पीछे कौन कौन लोग हैं। ये थी अब तक की अपडेट। नई और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें पावर ऑफ द वर्ड्स A1 पंजाबी टीवी के साथ। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। कितना कितनी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।